बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। इस कहानी की से पहले आप 29 किस्तें सुन चुके हैं। अब 30वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। आबादी से कुछ फासले पर दरख्तों के एक झुंड के नजदीक हमारा एक साथी पहले से मुंतजिर था। उससे ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हासिल करके हमने उसे आगे भेज दिया। सजाता की हिदायत पर मैंने मोटरसाइकिल को वहीं छुपा दिया था। खुद हम दोनों भी वहीं छुप कर बैठ रहे। एक खिलौना नुमा सा ट्रांसमीटर हमारे पास मौजूद था, जिसकी रेंज बमुश्किल 15-20 मील तक थी। ऐसे ट्रांसमीटर कलकत्ता के दूसरे दर्जे के बदमाशों के पास भी आम तौर पर होते थे। श्याम बैनर्जी जिस नाइट क्लब में रंग रलियां मना रहा था, उसके बाहर हमारा एक और साथी उसी किस्म के ट्रांसमीटर के साथ मौजूद था। जैसे ही श्याम बैनर्जी वहां से निकला, उसकी इत्तला हमें मिल जाती, जिसके बाद ही असल में हमें हमारा काम शुरू करना था। सजाता और मैं चुपचाप एक दरख्त से टेक लगाए आने वाले हालात के मुंतजिर थे। क्या महसूस कर रहे हो? उसने बड़ा ज़ोमानी सा फिक्रा कहकर सबूत तोड़ा। नॉर्मल, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। कामरेड, मैं लामज़हब हूँ। ये मेरी पहली मुहिम भी नहीं है। तुम्हें भी इल्म होगा कि मैंने अपने बाप को अपने हाथों से गोली मारी थी। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि यह मेरा फेल अच्छा था या बुरा। तुम्हारे पास एहसास करने के लिए वक्त ही कहाँ है? मैंने उसे टोकते हुए तंजिया लहजे में कहा। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मैं बेहिस हो चुकी हूँ, जहनी और जिस्मानी दोनों से, लेकिन आज मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मेरे हाथों दर्जनों कामरेड तरबियत पाकर निकले हैं। खुद मुझे चारों मोड़ मदार ने तरबियत दी थी, लेकिन जब से तुम्हारे साथ मुलाकात हुई है मुझे कुछ बेकुली सी लगी रहती है। एक अजीब तरह का एहसास कभी कभी जहन पर छा जाता है। मैं महसूस करने लगती हूँ कि मैं गलत थी और गलत हूँ। ये अजीम मकसद लेकर मैं आई थी, वो तमाम सपने तो बिखर कर रह गए। मैं बुरी तरह फंस चुकी हूँ इन लोगों के बीच। कभी कभी तो दिल चाहता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं। फिर भाग क्यों नहीं जाती? मैंने उसकी बात उचक ली। काश तुम्हें इस बात का जवाब दे सकती, लेकिन नहीं। 3-4 माह हमारे साथ रहोगे तो सब कुछ समझ जाओगे। तुम सोच रहे होगे कि मैं शायद तुम्हें वर्गलाने या तहरीक से तुम्हारी वफादारी का इम्तिहान लेने के लिए ऐसी बातें कर रही हूँ। तुम्हें सोचना भी यही चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं। अगर तुम ये सब कुछ हाईकमान तक पहुंचा दो तो जानते हो मेरा अंजाम क्या होगा। चंद लम्हे तवक्कुफ करने के बाद उसने कहा, एक बदतरीन मौत। फिर वो खामोश होकर खलाओं में कुछ ढूंढने लगी। शायद अपना छिना हुआ माजी तलाश कर रही थी। उसकी गुफ्तगू में कुछ ऐसी बात जरूर थी जिसने मुझे कुछ देर के लिए उसके मुतल्लिक सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं उसके लिए अब खासी हमदर्दी महसूस करने लगा था। मेरी तवक्कुआत के बरक्स वो सिर्फ औरत ही निकली थी। सजाता तुम्हारी बातों पर गौर करने को जी चाहता है। ये भी मुमकिन है जिस तरह ड्रामाई अंदाज में मैंने इस तहरीक को अपनाया है, उसी तरह किसी रोज छोड़कर चला जाऊं। मुझे न किसी ने यहाँ आने के लिए मजबूर किया है और न कोई मुझे जाने से रोक सकेगा। लेकिन न जाने मैं ये क्यों चाहता हूँ कि श्याम बैनर्जी भी कुत्ते की मौत मारा जाए। मेरे मुंह से आखिरी फिक्रा बिल्कुल लाशऊरी तौर पर निकला था। प्रकाश, मुझे इल्म है, मुझे ये भी इल्म है कि तुम प्रकाश नहीं हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिनसनी की एक तेज लहर दौड़ गई। वो बहरहाल एक तरबियत याफ्ता तखरीबकार थी। यह भी मुमकिन था कि उसके रवाबत किसी गैर मुल्की एजेंट से रहे हों, क्योंकि ऐसी तहरीकें उनके ताउन के बगैर नहीं चला करती। बड़ा जबरदस्त डायलॉग बोला है कामरेड। मैंने हत्तुल वसे कोशिश की कि मेरी आवाज पुरसकून रहे। उसके साथ ही मेरा हाथ जैकेट की जेब में रिंग गया। प्रकाश, तुम जो कोई भी हो, मुझे इससे गर्ज नहीं, लेकिन तुमने अपनी सलाहियतें आजमाने के लिए गलत मैदान मुंतखब किया है। अभी उसकी बात मुश्किल मुकम्मल हुई थी जब उसकी गोद में रखे ट्रांसमीटर पर सिग्नल मौसूल हुआ। कम ऑन कामरेड, उसने ट्रांसमीटर ऑफ करते हुए मुझसे बड़े सर्द लहजे में कहा। मैं अपनी जगह से उठा और मोटरसाइकिल के पहलू में लटके थैले से स्ट्रेन गन निकालकर उसमें मैगजीन फिट करता हुआ वापस आ गया। हम दोनों ने वहां से उठकर सड़क के किनारे उगी झाड़ियों में पोजीशन संभाल ली थी। बैनर्जी के ताक़ुब में हमारा साथी भी आ रहा था। उसने ही हमें बैनर्जी की गाड़ी की निशानदेही करनी थी। यह सड़क कुछ ज्यादा आबाद नहीं थी, क्योंकि ये कॉलोनी को आने और जाने का रास्ता था। आम शाहराह नहीं थी। हमारी मौजूदगी के दौरान बमुश्किल 2 या 3 कारें यहाँ से गुजरी थीं। धड़कते दिल के साथ सड़क पर नजरें जमाए स्टेन गन थामे मैं सजाता के साथ बैनर्जी का मुंतजिर था। जब सड़क पर बहुत दूर रोशनियां जगमगाई, उसके साथ ही सजाता का ट्रांसमीटर जागा आ रहा है, कारें 2 हैं। मुख्तसर सा पैगाम मिला और सिलसिला खत्म हो गया। दूसरी कार में यकीनन उसके मुहाफिज होंगे। सजाता ने फौरन दोनों मुकामी साथियों को जो यहाँ से कुछ फासले पर थे अपने नजदीक पहुंचने का हुक्म दिया, ताकि मुकाबले की सूरत में तनासुब बरकरार रहे। ट्रांसमीटर अपने बैग में रखकर उसने मजबूती से मेरा हाथ दबाया। उसकी आंखों में उस लम्हे सारे जहान की महरूमियत से मिटाई थी। मुझे वो कातला और खूनखार डाइन की बजाय किसी कन्वेंट की नन्ही मुन्नी सी बच्ची दिखाई दे रही थी। कारें अब लम्हा लम्हा नजदीक आती जा रही थी। सजाता मेरा हाथ छोड़कर तेजी से आगे की तरफ रेंग गई। हम दोनों में अब करीबन 8-10 गज का फासला हो चुका था जब अगली कार उसके नजदीक पहुंच गई। यके बाद दीगरे 2 हैंड ग्रेनेड कार के आगे पटे और उसके परखचे उड़ गए। दूसरी कार वालों ने ब्रेक लगाने में खासी तेजी दिखाई थी, लेकिन वो भी उस धमाके से मुतासिर हुए बगैर न रह सके और कार ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर सड़क के किनारे लगे एक दरख्त से टकरा कर रुक गई।
सजाता तेजी से वापस मेरी तरफ पलटी, लेकिन ठोकर खाकर गिर गई थी। दूसरी कार में सवार लोग तरबीज याफ्ता मालूम होते थे। बैनर्जी की चलती कार की रोशनी में मैंने 3 सायों को छलांग लगाते देखा, जिन्होंने जमीन पर गिरते ही तरबीज याफ्ता फौजियों की तरह पोजीशनें संभाली थी। उन्होंने शायद सजाता को भागते देख लिया था। यके बाद दीगरे 3 गोलियां उसकी पुश्त में लगी और वो लड़खड़ा कर मुझ पर आ रही। मैंने लेटे लेटे पहलू बदला और स्टेन गन का फायर उस तरफ खोल दिया। उसके साथ ही हमारे दोनों साथियों ने करीब से फायरिंग शुरू कर दी। कार सवारों ने हमारी तादाद ज्यादा देखकर जान बचाने की ही आफियत समझी और भाग उठे। 2 भागते हुए महासभाई तो मेरी स्टेन गन ने चाट लिए, जबकि तीसरे को मारने की सादत दूसरे कामरेड ने हासिल कर ली। उसके साथ ही मैंने सजाता का हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठाना चाहा, जो जमीन पर लेटी करा रही थी, लेकिन सजाता उठ न सकी। मैंने उसे कंधे पर लादा और मोटरसाइकिल की तरफ दौड़ लगा दी। मोटरसाइकिल के करीब पहुंचने तक वो नीम बेहोश हो चुकी थी। उसके तमाम कपड़े खून में तर थे। फायरिंग ऑटोमेटिक राइफल से की गई थी, जिसकी गोलियां जिस्म घुसने के बाद फटती हैं और अंदरूनी निजाम को काट कर रख देती हैं। मैंने उसे सहारा देकर उठना चाहा, लेकिन सजाता ने हाथ के इशारे से मुझे मना कर दिया। अब वो उठने के काबिल नहीं रही थी। मैंने सहारा देकर उसे दरख्त से टेक लगाकर बिठा दिया, खुद उस पर झुका ताकि उसके जख्मों का जायजा ले सकूं। प्रकाश, ठहरो, मेरी बात सुनो, मेरे पास वक्त कम है। उसने अहीब सी आवाज में मुझे मुखातिब किया। सजाता, हौसला करो, मैं उसके अलावा उसे और क्या कहता। प्रकाश, मैं अब बच नहीं सकती। मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि ये मेरी आखिरी मुहिम है। मुझे तुम पर कोई हक नहीं। मैं बहुत बुरी औरत हूँ। मुझे इल्म है प्रकाश, तुम मुझसे नफरत करते हो। मैं हूँ ही नफरत के काबिल, लेकिन मरते वक्त मुझे इकरार करना है कि मैं अपनी फितरत के खिलाफ तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। यहाँ सब ने मुझे खिलौना जानकर मुझसे खेला है। तुम उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। मेरी हालत गैर हो रही थी। सजाता, परमात्मा के लिए ऐसी बातें ना कहो। तुम बहुत गरेट हो। सजाता, तुमने अजीम इनकलाब के लिए अपने बाप को मार डाला। उसने मेरी बात खुद मुकम्मल कर दी। नहीं प्रकाश, ये सब बकवास है। कोई इनकलाब नहीं आएगा। सब जलील लोग हैं, दूसरी हुकूमतों से माल खाते हैं। प्रकाश, मुझे वचन दो, तुम यहाँ से चले जाओगे। उसने मेरा हाथ दोनों हाथों में थाम कर मुल्तजी निगाहों से मेरी तरफ देखा। हाँ सजाता, मैं चला जाऊंगा। मैं तुम्हें कभी भी, मैंने तेजी से कहना चाहा, लेकिन उसकी गर्दन एक तरफ को ढलक गई। सारे जीवन में सिर्फ एक तुम आए थे, वो भी। उसने एक लम्हे के लिए गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा और हिचकी के साथ उसकी उखड़ी सांसों का ताना बाना मुंतशिर हो गया। मैं अभी तक फटी पटी निगाहों से उसके चेहरे को तक रहा था। मरने के बाद उसकी तमाम करख्तगी और नहूसत खत्म हो चुकी थी और उसके चेहरे पर मुलायमत और मासूमियत से मटाई थी और वो किसी दूसरी दुनिया की मखलूक दिखाई देने लगी थी। मैंने अपने जहन को झटका दिया और हकीकत की दुनिया में वापस लौटाया, जहां किसी बिल में पुलिस की आमद मुतवक्का थी। मैंने रेजा रेजा दिल के साथ उसको जमीन पर लिटाकर उसकी तलाशी ली और तमाम अशिया अपनी जेबों में ठूंस ली। उसे आराम से जमीन पर लिटा दिया ताकि उसकी पुरस्कून नींद में खलल न आए। थोड़ी देर के बाद ही मैं बड़े दुखी दिल से मोटरसाइकिल को उन महफूज रास्तों पर उड़ाए ले जा रहा था जो फरार के लिए हमने पहले ही से मुंतखब कर रखे थे। महफूज ठिकाने पर कामरेड मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। सुबह के अखबार में श्याम बैनर्जी की मौत की खबर जली सुर्खियों के साथ शाया हुई थी और पुलिस ने उसकी मौत का जिम्मेदार भी नक्सल बाड़ियों को ठहराया था को ठहराया था। उस खबर के साथ ही एक गुमनाम लड़की की तलाश की तस्वीर भी छापी गई थी, जिस पर पुलिस ने मुजरिमों की साथी होने का शक जाहिर किया था और हमने भी अपनी हंगामी मीटिंग में उस बदनसीब हसीना की मौत पर उसे खराज तहसीन पेश किया था और थोड़ी देर के बाद उसे भुला दिया। मेरे इस पहले ही कारनामे ने उस हल्के में मेरा वकार बढ़ा दिया था और मैं ये सोचने लगा था कि देखता हूँ कि मेरे लिए अब कौन सा महाज तजवीज़ किया जाता है। 2-3 रोज बाद प्रकाश के यहाँ से बिल्टियां भी मौसूल हो गईं और मैंने माल छुड़ाकर गाहकों में तकसीम करके अपनी जेबें पैसों से भर ली। दरअसल अब मेरी तरबियत तो मुकम्मल हो चुकी थी और मैं पंजाब वापस जा रहा था। रवानगी से कबल मैं चेतन से मिलने गया तो वह कहने लगा, कामरेड, तुम्हें अगला मिशन भी सौंप दिया गया है। वो क्या? मैं हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा तो उसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता थिरकने लगे। स्वामी दयानंद को कत्ल करना होगा। वो क्यों? मैं कहते कहते रुक गया। मेरे कानों में सजाता कि ये अल्फाज गूंजने लगे, अभी नए नए हो, तुम्हें जल्द ही इल्म हो जाएगा कि सीनियर्स का एहतराम करना चाहिए, तामील हुक्म करनी चाहिए और बस। इस मरतबा मैंने सफ़र अकेले ही किया था। अपनी आमद की इतला मैंने बजरिया तार प्रकाश को दे दी थी और मेरी तवक्कात के मुताबिक लुधियाना के रेलवे स्टेशन पर पूनम, सुदर्शना और प्रकाश मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। उन्होंने मुझे इस तरह हाथों हाथ लिया जैसे मैं परदेस से लंबी मुद्दत गुजार के वापस आ रहा हूँ। खुशी से पूनम का चेहरा तो खुसूसन गुलनार हो रहा था। हिजाब व हया की सुर्खियां उसके गालों पर फैल फैल जाती थीं। उसकी ये कैफियत देखकर मैं अक्सर कट कर रह जाता था, क्योंकि जल्द ब देर अब हमें अलग हो जाना था। फिर भी बादल नख्वास था मुझे उस बलाए जान खेल को आखिरी एक्ट तक खेलना था। स्टेशन से हम सीधे कारखाने में चले आए थे, जहाँ सुदर्शना के लिए खरीद करदा ताहिफ मैंने उसके हवाले कर दिए। आज तक किसी ने उससे ऐसी
अमली मोहब्बत का मुजाहिरा नहीं किया था, तहाइफ वसूल करते हुए उसकी हालत तीदनी थी। भैया कहकर वो मुझसे लिपट गई। जब मैंने उसे खुद से अलग किया तो उसके गालों पर आंसू फैल रहे थे। थोड़ी देर बाद मुझे उसकी वजह भी मालूम हो गई। सुदर्शना ने अभी तक यह बात प्रकाश से छुपाई हुई थी कि उसकी सगाई होने वाली है। अब तक मामला सिर्फ उसकी जिद की वजह से रुका हुआ था और उसके पिताजी ने उसके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाने की धमकी दे दी थी। ये बातें उसने मुझे अलहदगी में बताई, लेकिन औरत थी, दिल का बोझ हल्का करने के लिए वो इनका तज़किरा मुझसे पहले पूनम से कर चुकी थी। प्रकाश जिस रफ्तार से जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ रहा था उस पर सबकी नजरें थीं। मकामी मार्केट की हद तक उसने अपना मकाम बना लिया था और अब वो इस काबिल हो चुका था कि हम सुदर्शना के पिता से उसके रिश्ते की बाबत बात कर सकें। लेकिन बाबूजी की जेल में होते हुए ये जिक्र कुछ अजीब सा भी दिखाई देता था। दूसरी तरफ अगर उनकी रिहाई का इंतजार किया जाता तो बात बिगड़ सकती थी। जिस तूफानी मोहब्बत में वो दोनों मुब्तला थे, दूसरी जगह शादी की सूरत में उसका नतीजा दोनों की तबाही के अलावा और क्या निकल सकता था। मैंने सुदर्शना को तसल्ली दी और उसके कहने पर वचन भी दिया कि उसकी शादी सिवाय प्रकाश के और किसी के साथ नहीं होगी। इस बात में एक तरह से मेरी ज़हनी तस्कीन का भी किसी हद तक सामान मौजूद था। कम अज कम उनसे बिछड़ने से पहले उन्हें एक खूबसूरत याद तो सौंप सकता था। सुदर्शना घर चली गई तो हम तीनों रायकोट चले आए, जहां माता और मौसी जी सालग्राम के साथ मौजूद थीं। जिस तरह एक महीना उन्होंने दिन गिन गिन कर गुजारा था उसका अंदाजा मैं उनके रवैये से बखूबी लगा सकता था। यहाँ पहुंचकर मुझे बाबूजी से मुतल्लक की जाने वाली जैली कोशिशों की एक लंबी कहानी उनके गोश गुजार करना पड़ी और उन्हें मैंने ये यकीन दिला दिया कि अब 3 महीने के बाद बाबूजी हर सूरत में रिहा हो जाएंगे। उनके खिलाफ नक्सलबाड़ी होने की कोई शहादत हुकूमत को नहीं मिल सकी। रात को मैंने पूनम से मशवरा किया और हम उस फैसले पर पहुंचे कि परवाज की शादी फौरन हो जानी चाहिए। लेकिन माताजी शायद ये बात न माने और प्रकाश भी। पूनम ने मेरी बात सुनकर कहा, क्यों, इसमें कौन सी कबाहत है? मैंने हैरानगी से पूछा। असल में मौसी जी कह रही थी कि बाबूजी के रिहा होते ही कोई शुभ घड़ी देखकर दोनों विवाह इकट्ठे कर देंगे। उसने ये बात रुक रुक कर और बड़ी मुश्किल से मुकम्मल की। शर्म से उसका चेहरा धनक रंग हो रहा था। अच्छा तो ये बात है। मैंने उसे छेड़ने के अंदाज में झुककर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। जज्बात का समंदर ठाठे मार रहा था। पूनम खामोश रही। शर्मो हया ने उसकी जुबान बंद कर रखी थी। देखो भाई, अपन को तो ऐसी कोई जल्दी नहीं है और फिर तुम कहीं भागी तो जा नहीं रही, जबकि इस तरफ मामला दूसरा है। फिर ये डबल शादी का चक्कर कुछ ठीक नहीं लगता मुझे। आदमी अपनी शादी में शरीक हो या दूसरे की शादी में शिरकत करे। मैंने आराम कुर्सी पर ढेर होते हुए कहा। अच्छा माचे जी, जैसी आपकी इच्छा। अब दासी के लिए क्या हुक्म है? उसने मौजू बदलने के लिए मुस्कुराते हुए कहा। मेरा जवाब सुनकर वो करीबन भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद उसकी वापसी चाय के साथ हुई। लंबे सफर ने मुझे थका डाला था। रात को जल्द ही मैं नींद की देवी की आगोश में समा गया और मेरा लाशऊर सारी रात मुझे मशरकी पाकिस्तान और कलकत्ता की गली कोचों में घुमाता रहा। सजाता अभी तक मेरे हवास पर सवार थी। एक महासभाई दरिंदे को मौत की नींद सुलाने के बाद अब मुझे अपना आप कुछ हल्का फुल्का महसूस होने लगा था। मेरी इंतकाम की आग तो शायद कभी सर्द न पड़ सके, लेकिन एक तमानियत सी जरूर महसूस होने लगी थी। सुबह बेदार होकर नाश्ता करते ही मैंने लुधियाना का रुख किया। दोस्तों को अपनी आमद से मुतल्ला करके मैंने मकामी तरीक के राब्ते की ठानी, जहाँ मेरे मुतल्लक इतलात पहुंच चुकी थी। स्वामी दयानंद अभी तक गर्दिश दौरान का शिकार था, सिवाय उसके के अंधे अकीदतमंदों के, और कोई भी उसके आश्रम के नजदीक भटकने को तैयार नहीं था। नक्सल भाड़ी उसे मारने पर क्यों तुले थे, इसकी कोई खास वजह मेरी समझ में ना आ सकी, सिवाय उसके कि वो उसे जेर अताब देखकर कोई पुराना कर्जा चुकाने के चक्कर में नजर आ रहे थे। क्योंकि स्वामी जी से यह बाइद नहीं था कि उन्होंने तहरीक को नुकसान पहुंचाया हो, और नक्सल भाड़ी अपने मुजरमों को कभी माफ नहीं करते। इस बात का अंदाजा मैंने क़याम कलकत्ता के दौरान ही लगा लिया था। अगर हालात उनके खिलाफ हो जाएं तो वो थोड़ी देर के लिए दम साध लेते हैं, लेकिन अपने कौल से हटते हरगिज नहीं, और मौका की ताक में रहते थे। फिर जब जरा सा भी मौका मिलता वो अपना काम कर गुजरते थे। उनकी इस आदत की पेश नज़र उनकी दहशत से भारत के दरोबाम कांप रहे थे। ऐसे तमाम लोग जो उनकी ब्लैक लिस्ट में आ जाते उनके लिए जिंदगी अजीरन हो जाती। मौत का बेरहम पंजा उन्हें ना दबोच ले। उन्हें हर वक्त इस बात का डर रहता कि मौत का बेरहम पंजा उन्हें न दबोच ले। खुफिया ठिकाने पर मेरा इस्तकबाल उसी सिख कामरेड ने किया जिसने मुझसे पहली मुलाकात की थी। मनोहर सिंह को मेरे मुतल्लिक खुफिया हदायत पहुंच चुकी थी और यह भी इल्म हो चुका था कि मैं तहरीक के बड़ों की नज़र में महज एक कारनामा अंजाम देने के बाद ही आ चुका हूँ। उसके इस्तफसार पर मैंने बताया कि मैं स्वामी जी के दर्शन कर चुका हूँ। अब महात्मा के परलोक सुधारने का बंदोबस्त भी आप ही करेंगे कामरेड। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। मैंने लापरवाही से जवाब दिया। चाय का दौर मुकम्मल होते ही अशोक भी वहीं आ गया और हम तीनों सर जोड़कर स्वामी जी की परलोक यात्रा का प्रोग्राम तय करने लगे। एक मुत्तफिका फैसले पर पहुंचने के बाद हम उठ खड़े हुए और एक दूसरे से गर्मजोशी से मुसाफा करके रुखसत हो गए। हमारा प्रोग्राम अगले 3 रोज के बाद तय पाया। 2 रोज के बाद बाबूजी से मुलाकात का दिन आ रहा था, जिसका मुझे बड़ी बेचैनी से इंतजार था, क्योंकि उसी रोज मुझे 2 अहम बातों का फैसला करना था। नक्सलबाड़ियों से ताउन जारी रखना और प्रकाश की शादी का फैसला।
मनोहर सिंह और अशोक से मुलाकात करके मैंने बजाय किसी सवारी के पैदल ही प्रकाश तक जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि लुधियाना छोड़े 1 माह करीबन होने को आया था और हालात इतनी तेजी के साथ बदल रहे थे कि अगले पल का गुमान नहीं होता था कि अब क्या हो जाए। अवामी सोच के दहारे भी हालात के साथ ही बदलते हैं और भारतीय जनता के विचारों से आगाही हासिल करना मेरे लिए इतना ही जरूरी था जितना खाने के साथ पानी पीना। मैं माता रानी चौक के करीब एक होटल में जा घुसा। ये आम सा होटल था जहां अमूमन सफेद पूछ किस्म के लोग आकर बैठा करते थे, लेकिन अंदर खाने यहाँ क्या होता है इसका इल्म मुझे उसी रोज हुआ। हालांकि उससे पहले मैं कई मरतबा यहाँ आ चुका था। इस होटल में ज्यादातर मकामी क्लर्क वगैरह आकर बैठा करते थे और ऐसे लोगों को सियासियात में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी होती है और अपनी मालूमात जताने का शौक भी। यहाँ अमूमन ऐसी बातें सुनने को मिल जाती थी जो वाकई खुफिया फाइलों में ही दर्ज हो सकती हैं। मैं तो अपने चक्कर में यहाँ आया था, जबकि यहाँ एक दूसरा चक्कर चल रहा था। मैंने एक ऐसी जगह मुंतखिब की थी जिसके चारों इतराफ मेजों पर बाबू लोग ऊंची ऊंची आवाजों में मसरूफ बहस थे। बज़ाहिर मैं चाय की चुस्कियां लेता हुआ अखबार के मुताले में गर्क था, जबकि मेरे कान उनकी तरफ लगे थे। अचानक एक तूफान बदतमीजी अंदर घुस आया। दर्जनों की तादाद में पुलिस के मुसल्लह जवानों ने छोटे से होटल पर धावा बोल दिया। वो मरकजी दरवाजा जिसके जरिए अंदर आया और बाहर जाया जा सकता था, उस पर थानेदार, उसके मातहत सिपाही राइफल थाने खड़े हो गए। वहां मौजूद करीबन सभी लोग हक्के बक्के एक दूसरे को आंखें फाड़ पड़कर घूर रहे थे और अभी तक किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा था। सबसे पहले मैं ही उठकर खड़ा हुआ। मेरा रुख सीधा दरवाजे की तरफ था। एक हवालदार ने मुझे घूरते हुए कहा, कुछ नहीं महाराज, चाय पी ली, अब घर जाएंगे। मैंने बत्तीसी निकालते हुए कहा। जवाब में उसने मुझे 3-4 गालियों से नवाजते हुए आगे बढ़कर धक्का दिया और मैं अपनी साथ वाली मेज से टकराता एक लाला जी पर आ रहा। मेरा खून खोल उठा, लेकिन सूरत हाल देखते ही दिमाग ठंडा हो गया और मैं भीगी बिल्ली बनकर वहीं दुबक गया। थोड़ी देर बाद मैनेजर के केबिन से 4 आदमियों को मैनेजर समेत धक्के देते हुए पुलिस वाले बाहर लाए। ये लोग जुआ खेल रहे थे। शायद इस होटल में कोई बड़ा मुनज्जम किस्म का छापा पड़ा था, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही पुलिस वहां से मौजूद करीबन 20-25 गाहकों को भी धक्के देते हुए बाहर लाई और मुझ समेत सबको एक कैदियों वाली लारी में ठोस कर आजमे थाना हो गई। ये सब कुछ इतनी तेजी से पेश आया कि मेरा ज़हन ही एक तरह से माऊफ होकर रह गया था। भरे पूरे बाजार से भागना सिवाय हमाकत के और क्या मानी रखता था। मैंने बादल नुखास्ता अपने आप को तकदीर के हवाले कर दिया। मेरा ख्याल यही था कि पुलिस वहां सिर्फ मुलजमों को बंद करके बाकी लोगों को रिहा कर देगी, लेकिन यहां आकर मालूम हुआ कि नए पुलिस कप्तान ने कारकर्दगी दिखाने के शौक में ये कारनामा सरंजाम दिया है और नेक चलनी की जमानत दिए बगैर यहां से छुटकारा मुमकिन नहीं। खैर ये गुजरी कि अभी तक हमारी जामा तलाशी नहीं हुई थी। मैंने एक सिपाही को ताड़ा और करीब आने का इशारा किया। 10-10 के 2 नोट उसकी मुट्ठी में दबाए, जो उसकी औकात से बहरहाल ज्यादा थे, लेकिन अंदरी हालात इससे कम में काम नहीं चल सकता था। मेरी तवक्का के मुताबिक उसने मुझे मोटी असामी समझा और मेरी खिदमत के लिए तैयार हो गया। मैंने उसे प्रकाश की तरफ दौड़ाया और मजीद इनाम का लालच भी दे दिया। करीबन 1 घंटे बाद जब पुलिस तमाम गिरफ्तार शुदगान की जेबें खाली करके उनको हवालात में बंद कर चुकी थी, प्रकाश एक वकील के साथ फरिश्ता रहमत बनकर पहुंच गया। उसने अकलमंदी का मुजाहरा करते हुए मजिस्ट्रेट से मेरी जमानत कबल गिरफ्तारी भी करवा ली थी, लेकिन उसकी नौबत न आई और थानेदार ने मेरी जामा तलाशी से हासिल शुदा 200 रुपए और मजीद 100 रुपए लेकर मुझे उस नसीहत के साथ रिहा कर दिया कि मैं आइंदा जुआ नहीं खेलूंगा। प्रकाश को यकीन था कि मैं ऐसी कभी हरकत नहीं कर सकता, फिर भी मैं उसके सामने न जाने क्यों शर्मिंदगी सी महसूस करने लगा। खैरियत तो है, उसने बाहर निकलते ही हंसते हुए दरियाफ्त किया। खैरियत ही गुजरी, वरना मुलाकात शायद जेल में होती। मैंने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमान ये शौक आपस में खेल कर भी पूरा हो सकता है। उसने मुझे छेड़ते हुए कहा, यार बस अब क्या कहूँ, तुम्हारे सामने जरा शर्म आती है। हम दोनों कहका लगाकर हंस दिए। मैंने उसे तमाम वाकयात से आगाह करने के बाद दरख्वास्त की कि इस राज को राज ही रखे। मेरी खुशकिस्मती थी कि अगले दिन के अखबारात में जुआ खेलते हुए पकड़े जाने वालों में मेरी तस्वीर शामिल नहीं थी, वरना बाद में ये मेरे लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होती। अगले रोज जब हम सब ने बाबूजी से मुलाकात की, मैंने उनसे अलहदगी में गुफ्तगू की, उन्हें तमाम वाकयात से आगाह किया और अपने कारनामे का जिक्र भी कर दिया। बूढ़े कामरेड ने मेरी बात सुनकर मुझे तहसीन भरी नजरों से देखा। वो चेतन से आशना थे। मैंने जानबूझकर उन्हें अगले मिशन से न किया। फिर घर वालों के सामने ही मैंने उन्हें प्रकाश के मुतल्लिक तमाम वाकयात से आगाह कर दिया और उनसे दरख्वास्त कर दी कि वो हमें प्रकाश की शादी की इजाजत दे दें। सब घर वाले मेरे मुंह की तरफ देखने लगे। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि मैं ये बात कहूंगा, लेकिन मेरा वास्ता एक हकीकत पसंद बूढ़े से था जो कभी ये न चाहता था कि उसकी वजह से उसके बेटे की खुशियां छिन जाएं। वो खुशियां जो उनसे रूठ चुकी थी और एक लंबी मुद्दत के बाद उन्होंने इन्हें मनाया था। बाबूजी चंद लम्हे तक कुछ सोचते रहे, फिर उन्होंने प्रकाश और मेरे सर पर हाथ फेरते उसकी इजाजत दे दी। सब ने बादल नुखास्ता उस फैसले को कबूल कर लिया। वीर जी आपकी बात बचा, लेकिन ये बेल मुंडे चढ़ती नजर नहीं आती। वो लोग कभी रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। तुम सुदर्शना के पिता को नहीं जानते और कुछ नहीं तो वो बाबूजी
कि जेल में होने का ही बहाना बना लेगा। प्रकाश ने वापसी पर मुझे कहा, यार तुम ये बात मुझ पर छोड़ दो और शादी के लिए तैयार हो जाओ। भगवान ने चाहा तो हम उसे मना ही लेंगे। एक दफा वो मान गया तो बाबूजी की रिहाई के बाद कोई मुहूर्त निकलवा लेंगे। फिलहाल तो सुदर्शना की जिंदगी का सवाल है, फिर तुम ही से नहीं उससे भी मेरा कोई रिश्ता है। मैंने उसे मुतमिन करने के लिए कहा। प्रकाश ने बड़े जज्बाती अंदाज में मेरा हाथ दबाया। उसकी आंखों में तशक्कुर के आंसू मचल रहे थे। इस गए गुजरे दौर में कौन किसी के लिए इतना तरद्दुद करता है, और एक मैं था कि उनकी मामूली खुशियों का भी ख्याल रखता था। भला मेरे जैसा धर्मवीर प्रकाश को कभी मिल सकता था। सुदर्शना के बाप से मुलाकात के बाद वाकई बड़े बड़े हौसलामंद हथियार फेंक देते और उस पर लानत भी भेजकर वापस चले जाते, लेकिन मैंने तो हारना सीखा ही नहीं था। ना तो उसे अपनी बेटी की परवाह थी, ना ही वो नाम नस्ब की अहमियत देता था। आखिर में उसने रवायती मकारी से काम लेते हुए ये कार्ड भी फेंक दिया। मेरे पास दहेज के लिए एक फूटी कोड़ी नहीं है। अब बताओ, मंजूर है रिश्ता? मैं माता जी और पूनम को पहले ही इस मरहले के लिए तैयार कर चुका था, इसलिए हम सब ने झट कर हाँ कर दी। अब लाला जी चकराए कि ये क्या हो गया। फिर कुछ सोचते हुए उन्होंने आखिरी दाव भी खेल दिया जिसमें उन्हें हारने की हरगिज तवक्का न थी। शादी 8-10 रोज के अंदर होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ बरादरी वालों को कहने सुनने का मौका न मिले। अगर मैंने देर कर दी तो वो लोग मुझे कभी ऐसा नहीं करने देंगे। उन्हें उम्मीद थी कि बाबूजी चूंकि जेल में है, इसलिए हम उनकी रिहाई से पहले हरगिज शादी के लिए तैयार न होंगे। लेकिन इस मौका के लिए मैंने उनसे इजाजत ले ली थी। बाकी लोग तो खामोश रहे, लेकिन मैंने फौरन हाँ कह दी। आपका क्या ख्याल है? उन्होंने माता जी को तजब्जब में मुब्तला देख कर कहा, मुझे अपने बेटी की मौजूदगी में अपने स्वामी की कमी महसूस नहीं होगी। उन्होंने कमाल हौसला से काम लेकर बड़े मजबूत लहजे में कहा। पूनम के अलावा खुद मैं और मौसी भी माता जी के इस जवाब से हैरान रह गए। ठीक है, अगले रोज में मुहूर्त निकलवा कर मुझे तारीख से आगाह कर दें, लाला जी बोले। उन्हें उम्मीद थी कि जात बरादरी के लोग इस फैसले की शिद्दत से मुखालफत करेंगे कि हम अपना वचन निभा ना सकेंगे। इस तरह वो अपनी पुत्री के सामने भी सच्चे रहेंगे और रिश्ता भी अपनी मर्जी से तय कर सकेंगे। वो बड़े पुरुमीद थे कि इस बात का नतीजा वही निकलेगा जो उन्होंने अपने ज़हन में तय कर रखा था। लेकिन उस रोज हमने शाम को शगन कर लिया और माता जी ने सुदर्शना को अपनी बेटी कबूल करके लाला जी से कह दिया कि हम उन्हें 1-2 रोज में ही विवाह की तारीख से आगाह कर देंगे। सुदर्शना शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर भैया कहकर वहीं मुझसे लिपट कर रोने लगी थी।